पढ़े हैं, बताओ क्या क्या पढ़ लिया। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले तो एसी बताया था ना, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस बताया था। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को आपस में कोरिलेट करके दिखाया था। फिर टाइप्स ऑफ एसी बताया था, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एसी ओवर डायरेक्ट करंट, ये बताया था आपको, है ना। उसके बाद एसी अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अगर एसी सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया जाएगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा, राइट। उसके बाद इक्वेशन बताई थी आपको साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट की, है ना। अल्टरनेटिंग सोर्स जो था उसका क्या बताया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। इसी को वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी। अच्छा, पीक वैल्यू को और क्या क्या बोलते हैं, ये जो वी नोट है इसको क्या क्या बोल सकते हैं, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। तो ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है। जो यहाँ पर वी है ये क्या है बेटा, कौन सी वैल्यू है ये, आरएमएस इंस्टेंटेनियस वैल्यू है बेटा। ये वैल्यू तो आपके किसी टाइम इंटरवल के ऊपर होती है ना, एवरेज ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, कंप्लीट पूरे साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू होती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। जो यहाँ से v मिलेगा वो हर एक टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग होगा। देखो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये टाइम का फंक्शन नहीं है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे वैसे आपकी वोल्टेज की वैल्यू भी अलग अलग आती जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि v इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विच इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, ठीक है। फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जब एक एसी पावर सोर्स लगाया गया तो उसका आउटपुट पर करंट क्या मिला, करंट इन द सर्किट मुझे क्या मिला था, मैंने अप्लाइड एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी टू अ एसी सर्किट, यानी मैंने V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर अटैच कर दिया, तो मुझे करंट इन द सर्किट क्या मिला था बेटा, करंट इन द सर्किट क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I को ये भी बोल सकते हैं जैसे इन्होंने बोला कि V नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो I नॉट क्या हो गया, फिर यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं कि I नॉट फिर क्या हो गया, I नॉट इज V नॉट बाय R, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने किसके लिए देखा था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, कि अगर एक सर्किट है जिसमें केवल एक ओनली रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट और उस सर्किट पर आपने एसी पावर सोर्स लगा दिया, यानी एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपने लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, पावर इन एन एसी सर्किट, पावर इन एन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो पावर में हमने दो चीज देखी, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, याद है आप सबको वो चीजें? यस सर। उसके अलावा एक चीज और देखी थी, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या आई थी, जैसे वी आरएमएस निकालना है तो वो क्या रहेगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 या फिर 0.707 टाइम्स वी नॉट, यानी कि 70% ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी आरएमएस, यानी वी आरएमएस इज इक्वल टू 70% ऑफ वी नॉट। सिमिलरली आई आरएमएस करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, या इसी को बोल सकते हैं 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है। तो ये हमने चीजें अब तक देख ली। इसके बाद आपको एक सर्किट बताया मैंने, कौन सा, वो सर्किट था आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट, सॉरी प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जो लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था आपको, कि एक इंडक्टर है ऐसा, उसको अब सर्किट में लगाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, इससे पहले एक बार ये फेज वाला और देख लो तुम, फेज डायग्राम।
फेज डायग्राम एंड फेजर आपको बताया था कि फेजर वो होता है जिसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपको फेज डायग्राम मिलता है एज अ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर, ये फेजर जो है इसकी लेंथ जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट के बराबर होगी। अगर वोल्टेज का फेजर लोगे तो लेंथ ऑफ दिस फेजर विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर होगी इसकी लेंथ। और अगर करंट के लिए लोगे तो करंट का फेजर होगा, उसकी लेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट के बराबर होगी। इसी से आपको ये फेज डायग्राम मिलता है, यानी अलग अलग थीटा वैल्यू पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, उन सबको जोड़ दोगे तो आपको फिर ये सुंदर सा ग्राफ मिल जाएगा जो साइनोसॉइडल होगा। साइनोसॉइडल क्यों आया था? बिकॉज वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या आता है, साइनोसॉइडल आता है। जैसे मान लो कि इसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ड्रॉ किया जाए कि एट सम पॉइंट इन टाइम ये जो फेजर है ये क्या हो गया, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मान लो ये ऐसे इंक्लाइंड है, इसकी लेंथ है वीएम के बराबर, एंगल बिटवीन दिस फेजर एंड द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो क्या होगा, वर्टिकल जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी वीएम साइन थीटा। ठीक है, थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा इज रिटन एज ओमेगा टी, है ना। तो आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फेजर इज गोइंग टू बी साइन थीटा कंपोनेंट, इसीलिए देखो ये ग्राफ भी आपका साइन थीटा ग्राफ है, यानी कि अगर इस ग्राफ को लिखें तो दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी। तो अलग अलग टी पर इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका साइन ओमेगा टी की वैल्यू बदलती जाएगी, और जैसे जैसे साइन ओमेगा टी की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे वैसे आपको अलग अलग डेटा पॉइंट्स इस ग्राफ पर मिलेंगे। इन सभी डेटा पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको एक ब्यूटीफुल सा साइनोसॉइडल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को ही हम बोलते हैं फेज डायग्राम। ठीक है जी, जब हमने फेज डायग्राम ड्रॉ किया था फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तो हमें क्या मिला था, कुछ ऐसा फेज डायग्राम हमें मिला था। कहाँ गया मेरा, ये रहा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमें ऐसा फेज डायग्राम मिला था। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है बेटा, क्या लिखूं बताओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है फेज डायग्राम में, क्या होता है, थीटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थीटा होता है ना, जिसको हम ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओमेगा टी है और वर्टिकल एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी एंड करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसी को हमने प्लॉट किया और देखा क्योंकि दोनों सेम फेज में है। देखो इस इक्वेशन के बारे में मैंने एक चीज ये भी बताई थी आपको कि यहाँ पर जो साइन के अंदर है थीटा यानी ओमेगा टी की वैल्यू क्या है बच्चे, इसको भी एक टर्म दिया था हमने, क्या बोला था इस टर्म को हमने, ये ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस फेज। ठीक है, भांग खा के आया करो मेरी क्लास, भांग खा के आया करो। ठीक है, क्योंकि नींदें तो वैसे ही आ रही है, पांच बार रिपीट कर चुका हूँ फिर भी नहीं बोल रहे हो, कब बोलोगे रे, सुनते ही नहीं हो इसका मतलब तुम, है ना। तो प्योरली रजिस्ट्री सर्किट के अंदर ये इक्वेशन लिख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। अभी कल पढ़ाया वो आज याद नहीं, आज का कल याद नहीं रहेगा, फिर सब गलत सलत हो जाएगा। तो जब गलत गलत पढ़ते हैं तो हमारी टेंडेंसी टू डू रॉन्ग क्वेश्चंस इंक्रीज करती है ना। ऐसे बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरा जान, बोलते हैं ना कि अगर अधूरा ज्ञान होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, होता है ना ऐसा। एक आदमी ऐसा है जिसको ये बोले कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं आता, ठीक है। एक आदमी है जिसको आता भी नहीं और ये भ्रम हो जाए कि आता है, तो वो क्या करेगा, गलती करेगा एग्जाम में। तो आज का कल का पढ़ाएगा तुम आज भूल जाओ, और आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको शाम तक भूल जाना। फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, कि तुम्हें लगेगा कि अल्टरनेटिंग करंट मुझे आता है, और एग्जाम में जाओगे तो धुआं देखोगे, है ना। तो यही करना तुम लोग। तो अब मैं आपको चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ कि व्हाट इज दिस ओमेगा टी की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस फेज, है ना। ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा ओमेगा और टी, तो क्या मिलता है हमें, ओमेगा और टी को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है बेटा,
व्हेन ओमेगा एंड टी आर मल्टीप्लाइड, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? रेडियन, रेडियन, रेडियन। रेडियन, रेडियन किसका यूनिट है? एंगल, एंगल का। तो हमें एंगल मिलता है। दिस ओमेगा टी इज सम इंस्टेंटेनियस एंगल which this phasor is making with horizontal axis, और उस एंगल को ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। ठीक है जी। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या आपको ये डायग्राम देख के समझ आ रहा है कि पीक वैल्यू दोनों ही, करंट और वोल्टेज दोनों की ही पीक वैल्यू एक गिवन थीटा पर आ रही है, जैसे मान लो 90 डिग्री फॉर एग्जांपल, दोनों ही जीरो हो जा रहे हैं एक साथ, फिर दोनों ही मिनिमम हो जा रहे हैं एक साथ एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्री, फिर दोनों ही फिर से मैक्सिमम हो जा रहे हैं एक साथ, करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी उसी थीटा पर है और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू भी उसी थीटा पर है। तो इससे मैंने क्या बोला था, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द केस ऑफ सर्किट? जीरो, जीरो। जीरो, तो जीरो है फेज डिफरेंस। तो ये कब कब ट्रू है? क्या ये सभी सर्किट्स के लिए ट्रू है कि केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ट्रू है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ट्रू है। इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ओनली नहीं लिखा अभी, मैं ओनली भी लिख सकता था, बट एक केस और आएगा जहां पर सेम डायग्राम आपको बनेगा। कैपेसिटर, नहीं, एलसीआर सर्किट जब पढ़ेंगे तो रेजोनेंस का केस आएगा। जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ लिया ऐसी उनको बता रहा हूँ कि एलसीआर सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होंगे तो उस टाइम नेट बिहेवियर ऑफ द एलसीआर सर्किट विल बी रेजिस्टिव इन नेचर, और उस समय भी आपको सेम फेज में वोल्टेज इन द सर्किट एंड करंट इन द सर्किट दे विल अपीयर टू बी इन द सेम फेज। तो वो एक केस और आएगा, इसलिए ओनली नहीं लिख रहे इधर, अभी लिख रहे हैं इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस विल बी जीरो। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मैं ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, ठीक है, ये सब हो गया इसका। अब इसके बाद बात करी थी कि एक इंडक्टर क्या होता है। आपको डिफरेंस बताया था इंडक्टर और कॉइल के बीच में। क्या डिफरेंस था बेटा? कॉइल और इंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? प्योर इंडक्टर एंड अ कॉइल। कॉइल के अंदर हम उसका वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं। तो जब हम इसको सर्किट में ड्रॉ करते हैं, जब हम इसको सर्किट में ड्रॉ करेंगे, तो जब व्हेन इट इज रिटन इन द क्वेश्चन की कॉइल है, तो फिर ऐसे रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस दे शुड बी इन सीरीज, ऐसे हम उसको कॉइल को ट्रीट करते हैं। तो दिस इज कॉइल है, होगा ऐसा ही, एक वायर होगी ऐसे लिपटी हुई होगी, बट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ना कुछ मटेरियल ऑफ वायर का, तो इसलिए हम कॉइल लिखा है तो ऐसे, प्योर इंडक्टर लिखा है तो ऐसे, बिल्कुल बिंदास। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर इंडक्टर तो मिलेगा नहीं, मिलेगी कॉइल, है ना, बट फिर भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो प्योर इंडक्टर है तो मतलब अपन ऐसा लेंगे कि उसके पास केवल और केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। अभी डिस्कस करते हैं होता क्या है, राइट। चलिए, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा था, ठीक उसी तरीके से हम ये वाला सर्किट भी देखेंगे कि भाई एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर जब सर्किट में रहेगा, उस पर हम एसी पावर सोर्स लगाएंगे, तो फिर हमारा करंट का इक्वेशन क्या आएगा, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब प्योरली रेजिस्टिव था तो करंट का इक्वेशन क्या आया था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टिव रहेगा, प्योरली इंडक्टिव, तो हम क्या बोलेंगे? करंट का इक्वेशन अभी निकालेंगे फिर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल ड्रॉ फेज डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, देन वी विल फाइंड आउट पावर इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और लास्टली वी विल सी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो पता है ना तुम्हें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ा आपने इससे पहले, कि कॉइल जो होती है, ऐसे इंडक्टिव कॉइल जो होती है, वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना। आपने पढ़ा होगा, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कॉइल, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो, तभी तो आसपास के में रखे हुए कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाता है ना। इसलिए मैग्नेट जो इंडक्टर होगा दैट विल बिहेव एज अ मैग्नेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट, ठीक है। चलिए, ये इसी का मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हम लास्ट में आज की क्लास में आखिरी में बिल्कुल वो देखेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा टारगेट है टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर करंट व्हेन अ प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स तो एसी है, तो हमने इक्वेशन वोल्टेज का तो पता है कि इट इज गोइंग टू बी सेम वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, केवीएल, और उसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि भाई वोल्टेज सप्लाइड बाय द एसी सोर्स
इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन द इंडक्टर, यानी V माइनस VL इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज सप्लाइड बाय द एसी सोर्स तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, क्या है VM साइन ओमेगा टी या फिर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज सोर्स लिख दिया। दिस शुड बी इक्वेटेड टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ इंडक्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप इन एन इंडक्टर क्या होता है, LdI/dt, है ना। LdI/dt कहाँ से, फ्रॉम EMI चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट DI/dt। तो LdI/dt इज द voltage drop in an inductor. So there will only be a voltage drop in the inductor when there is a change of current in the inductor, या तो राइजिंग करंट हो या ड्रॉपिंग करंट हो, तभी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। नहीं तो इंडक्टर फिर जीरो रेजिस्टेंस के वायर जैसे बिहेव करने लगेगा अगर कोई करंट चेंज नहीं हो रहा था। चलिए यहां से मैं DI/dt को एक साइड ले जाता हूं, तो क्या होगा VM/L साइन ओमेगा टी। फिर क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया DI/dt का dt के साथ, टाइम के साथ, तो मुझे करंट का इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या इक्वेशन मिलेगा बेटा, द इक्वेशन विल बी I इज इक्वल टू VM/ωL cos ओमेगा टी, VM/ωL cos ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। इसको फिर रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलेगा दैट विल बी I इज इक्वल टू, जो करंट का इक्वेशन मिलता है दैट विल बी इक्वल टू instantaneous current in the circuit is equal to Im sin ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट इन द सर्किट आया उसका इक्वेशन क्या मिल गया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट Im इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस π/2, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर जब एक प्योर इंडक्टर जुड़ा होगा सर्किट के अंदर और उस पर आप एक एसी वोल्टेज सोर्स लगाओगे जिसका इक्वेशन है VM साइन ओमेगा टी, तो आपको करंट इन द सर्किट क्या मिलेगा बच्चे, बोलो सब लोग, क्या मिलेगा, क्या वैल्यू मिलने वाली है, बोलो। Im sin omega IM t minus minus π/2. Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन प्योर रजिस्टर वाले इक्वेशन से अलग है क्या, Yes, sir. क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इसमें बेटा, क्या डिफरेंस है, माइनस π/2 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ से मैं बोल दूं कि करंट और वोल्टेज के का जो इंस्टेंटेनियस फेज है, इंस्टेंटेनियस फेज क्या था, जो साइन के अंदर है, यानी जो थीटा की वैल्यू, उसी को मैं इंस्टेंटेनियस फेज बोल रहा था। तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस फेज क्या है, ओमेगा टी, और करंट का इंस्टेंटेनियस फेज क्या है बेटा, ओमेगा टी माइनस π/2। तो इन दोनों के इंस्टेंटेनियस फेज में कितना डिफरेंस है अब, वोल्टेज और करंट के, ठीक है। कितना फेज डिफरेंस है, π/2. अच्छा, किसका फेज ज्यादा है बेटा, वोल्टेज का कि करंट वोल्टेज का, का. वोल्टेज फेज ज्यादा है, कितना ज्यादा है, π/2. π/2 ज्यादा है, ठीक है। तो कौन इनमें आगे चल रहा है, जिसका फेज ज्यादा रहेगा वो आगे चलेगा, Yes, sir. है ना, जिसकी थीटा वैल्यू रहेगी। जैसे अगर अपन फेजर्स को इमेजिन करें, मान लो फेजर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लो करंट का फेजर इधर पॉइंट कर रहा है और वोल्टेज का किधर करेगा, इससे π/2 एंगल ज्यादा पे, भाई आगे चल रहा है। तो जब ये रोटेट करेंगे तो वोल्टेज का फेजर क्या करेगा, वोल्टेज का फेजर π/2 एंगल आगे आगे चलेगा जब ये रोटेट करेंगे दोनों। रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज होगा जब आप फेज डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे दोनों का। तो कौन सा वाला आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है और करंट उससे π/2 एंगल पीछे पीछे रोटेट हो रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। ये जस्ट मैथमेटिकल टूल्स हैं बेटा, वैसे ये जो आपको बता रहा ना फेजर, फेज डायग्राम, फेजर्स, ये मैथमेटिकल टूल्स है उस कंसेप्ट को समझने के लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली आपको ये पता चलेगा कि सर्किट के अंदर वोल्टेज जब मैक्सिमम हो चुकी होती है उसके π/2 एंगल बाद, यानी कि कितने टाइम बाद, टाइम की बात करें तो कितने टाइम बाद, π/2. π/2 एंगल के बाद, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखते थे, तो यानी कितने टाइम बाद, टाइम आपका हो जाएगा π/2 एंगल के बाद हो रहा है, ठीक है। दिस शुड बी इक्वेटेड टू 2 पाई बाय क्या होता है ओमेगा,
2 पाई बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ से टी ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा टी, बट हम है ना इसको क्या करते हैं ओमेगा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो कितने टाइम बाद, पाई बाई 2 ओमेगा टाइम के बाद, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है उसके पाई बाई 2 ओमेगा टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा उस सर्किट के अंदर। तो बोलने के लिए प्रैक्टिकली देखोगे तो अगर आपको ओमेगा पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर ये जो फ्रीक्वेंसी है पता है, तो क्या होगा कि पाई बाई 2 ओमेगा कैलकुलेट करो और उतने टाइम के बाद मेजर करके देख सकते हो फिजिकली, तो करंट मैक्सिमम मिलेगा उस समय। यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम रहा उसके पाई बाई 2 ओमेगा टाइम के बाद उसी सर्किट में करंट मैक्सिमम रहेगा। तो फिजिकली आपको ऐसा नजर आएगा। इसका रीजन भी आपको लास्ट में पता चलेगा व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करेंगे ना, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, तब पता चलेगा कि प्योर इंडक्टर बिहेव्स एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन द सर्किट। तो प्योर इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वोल्टेज जब मैक्सिमम हो गया सर्किट में उसके पाई बाई 2 एंगल के बाद, करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए यहां से आपको करंट का इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन हम लिख लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो कि मैक्सिमम वैल्यू आई एम जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या नजर आ रहा है आपको, ओमेगा एल और आर एक ही जगह पे है। तो दिस ओमेगा एल इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर व्हेन द इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। जब इंडक्टर कनेक्टेड रहेगा तो वो इंडक्टर करंट के फ्लो को कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कितना रेजिस्ट करेगा, दैट वैल्यू ओमेगा एल इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कब आता है, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द एसी सर्किट। जब इंडक्टर को एसी सर्किट में कनेक्ट करते हो तो उस समय आपका आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसके यूनिट होंगे वही जो रेजिस्टेंस के होते हैं, यानी ओम्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और इसके यूनिट्स होंगे ओम्स, ठीक है, ओम्स इसके यूनिट होंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज वीएम बाय ओमेगा एल या वीएम बाय एक्सएल। तो अब क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, उसके बाद करंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल और एक्सएल जो है दैट इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर। इतनी इक्वेशंस लिख लो, फिर इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज। 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 सब एग्री करते हो इस बात? लैग कौन करता है, करंट। 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 कितना एंगल होता है इनके बीच में, पाई बाई पाई बाई 2। पाई 2। फेज डिफरेंस बोले तो इंस्टेंटेनियस फेज के अंदर कितना डिफरेंस है, दोनों का इंस्टेंटेनियस फेज, वोल्टेज का ओमेगा टी, करंट का ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दोनों का डिफरेंस कितना, पाई बाई 2। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई है, ये सब याद रखना बहुत काम आएगा लास्ट में, एलसीआर सर्किट के टाइम बहुत इसका यूज होगा। आपको याद रहना चाहिए कि कौन से वाले में कौन लीड करता है कौन लैग करता है। तो या तो करंट के हिसाब से याद रख लो या वोल्टेज के हिसाब से याद रख लो, या तो ये याद रख लो लीड कौन करता है, या ये याद रख लो लैग कौन करता है, तो उससे आप लास्ट तक याद रख पाओगे चीजें। जब आप ये दोनों तीनों इक्वेशन लिख लो तो है थम्स अप देना, ताकि आपको क्वेश्चन मैं करा सकूं बेटा। देखो बेटा सब बच्चे पढ़ो, नहीं तो मैं अभी ना रैंडमली नाम लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा फिर, है ना। या तो आप अपने डाउट्स पूछो, क्लास में रिस्पॉन्ड करो, और नहीं तो मैं आपसे फिर है ना डाउट्स मैं पूछने लगूंगा, फिर थोड़ा बेइज्जती होगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको भी, है ना। तो इट्स बेटर कि क्लास में ध्यान से सुन लो। चलो
ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इंडक्टेंस जो है उसका यूनिट तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टर? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी, हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करो। तो यार पहले तो ना कोशिश करो कि इसका डायग्राम बना लो, जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। फिर देखो कि जो बच्चे शॉर्टकट यूज करते हैं ना, वो भी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सिस्टमेटिकली कर लिया करो ताकि आपको अच्छे समझ आए। प्योर इंडक्टर is connected to a source of 220 volt. Find the inductive reactance. चलो, तो पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। प्योर इंडक्टर का मतलब कि ओनली एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। चलो मान गए भाई तुम्हारी बात हम। अब इसके बाद 220 वोल्ट है, तो इंडक्टर कहाँ कनेक्ट होगा? एसी में ही होगा। तो अभी एसी चल रहा है तो एसी से ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब मुझे बताओ, ये जो V दिया है, क्या ये पीक वोल्टेज दिया है कि क्या दिया है? RMS वैल्यू। RMS वैल्यू। आर RMS। कल की क्लास में याद होगा, है ना? ये बात तो पक्का पता है नहीं कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा दिया आपने को? RMS वैल्यू, ठीक है। तो दिस V इज गिवन एज RMS वैल्यू। तो हम अपन लिख देते इसको यार कि VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वही लिया होता है 25 10⁻³ हेनरी, ठीक है जी। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सेल। इक्वल टू L ओमेगा। ओमेगा एल। 2 पाई न्यू निकाल करो। ओमेगा क्या लिख सकते हैं? आपने रोटेशन पढ़ा होगा। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू इंटू एल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एफ, जिसको न्यू नहीं लिखते कुछ बच्चे, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हो। या ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इंटू एल। तो अभी टी तो दे नहीं रखा, तो अपन को एक फ्रीक्वेंसी दिया, तो हम कोई सा इनमें से एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे और एक्सेल निकालेंगे। आरएमएस करंट इन द सर्किट, आरएमएस करंट मतलब IRMS। IRMS क्या होता है? VRMS बाय रेजिस्टेंस। लेकिन जब प्योर इंडक्टर होता है तो रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखते हैं बेटा? ओमेगा एल या एक्सएल। एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल, ठीक है। और इस एक्सेल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस जैसा ही प्रॉपर्टी है, बट कब आता है? इंडक्टर जब जुड़ा हो सर्किट में। तो एन इंडक्टर पोजेस अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट एंड दैट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टर जुड़ा होगा सर्किट में तो वो इंडक्टर भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्री फ्लो को अपोज करेगा, यानी बाधा पैदा करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। तो उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी जन्म लेती है जो रेजिस्टेंस जैसी ही होती है पर रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो रेजिस्टेंस जैसी है तो इसलिए इसका यूनिट तो रेजिस्टेंस ओम ही होगा, ठीक है। लेकिन इसको बोलेंगे हम क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है बेटा। अब आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। अब जो आप जिन का आंसर आता जाए हैंड रेज करते जाओ, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं और कितने बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हैंड रेज कर लो और हाथ ऊपर ही रखो, मैं बोलूंगा तब हाथ नीचे कर लेना, ठीक है। जिन का आंसर आता जाए एक्सेल की वैल्यू निकाल लो बेटा पहले, फिर IRMS की निकाल लो। गलत सही जो भी आएगा वो अपना कोई टारगेट नहीं है, हमारा केवल उद्देश्य ये है कि सब बच्चे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब सब बच्चे जिनका आंसर आता जाए हैंड रेज करते जाओ, तो बाकी पकड़ेंगे। जो बच्चे अभी बच जाएंगे ना, उनसे पूछेंगे कि भाई डाउट क्या रह गया, तो डाउट क्लियर करके क्वेश्चन कराएंगे। और अगर डाउट नहीं रहा तो फिर आपसे समझेंगे चीजों को। ध्यान ये रखो कि आपको शुरुआत में बता दिया है कि AC जो चैप्टर है वो बेहतरीन और बेहद आसान चैप्टर है, ठीक। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, दो भी आ सकते हैं, तो इतना रिस्क काहे ले रहे हो रे? 4 बच्चों ने किया है अभी, वी हैव 22 स्टूडेंट्स, तो 4 में से 5 ने कर लिया अभी, ठीक है। जब तक 20 बच्चे एटलीस्ट ना कर लेंगे, या जिनको दिक्कत आ रही है वो डाउट भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना है। अगर कहीं समस्या आ रही तो पूछ लो, सोल्व करेंगे। बेहद आसान सवाल है।
जिन बच्चों को स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही या डाउट है तो पूछ लो बेटा। अभी भी खाली 10 बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी लोग वैल्यूज पुट करनी है बेटा। अब तो खाली वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, तो खाली वैल्यूज ही पुट करनी बच गई हैं। चलो बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आई है बेटा? 7.8. नहीं समझ आया। चलो वैल्यूज पुट। 7.85 7.85 आगे बस इतना ही है ओम्स। चलो रखते हैं वैल्यूज। 2 पाई तो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50। और इंडक्टेंस कितना दिया है? 25 इंटू 10⁻⁻3। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्व कर लेते हैं अगर। क्या मिलेगा बेटा? 100 पाई इंटू 25 10⁻⁻3। तो 2500 पाई इंटू 10⁻⁻3 यानी कि आपका कितना आएगा? 2.5 इंटू 3.14 है ना। तो ये सही आ रहा है आपका कि 7.85 ओम्स। तो ये आ गया। उसके बाद IRMS निकालेंगे तो VRMS तो आपको दे रखा है 220 डिवाइडेड बाय 7.85। कितना आ रहा है ये? 28.2. मतलब 28.02. सिमिलर टू 28 एम्पियर है ना। 28 एम्पियर के आसपास वैल्यू आ रही है। तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाए? Yes. थोड़ा समझ आया कि भाई कि अगर प्योर इंडक्टर सर्किट में है तो उसका रेजिस्टेंस किस चीज से डिनोट होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस से। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा, इट इज नथिंग बट ओमेगा एल। ओमेगा आप सबको पता है 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई एफ इंटू एल किया तो आपको एक्सएल की वैल्यू मिल गई। और आरएमएस करंट क्या होता है? वोल्टेज आरएमएस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर। तो वो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और 28 एम्पियर्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन भी दिया होगा अगले स्लाइड पे। 7.85 एंड 28 एम्पियर तो आपका सही आ गया है। ठीक है जी। चलो अब फेजर डायग्राम फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हो इसको? ट्राई करो एक बार। क्या ड्रॉ करना है? देखो एक्स एक्सिस पे क्या आता है फेज डायग्राम में? Omega. ओमेगा टी ओमेगा टी। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वोल्टेज या वोल्टेज फिर करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो आप एक डायग्राम बने, एक ड्रॉ करना पड़ेगा करंट के लिए और दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा वोल्टेज के लिए। अभी इक्वेशंस लिखने चाहें तो आप मेरे को इक्वेशंस लिखवाओ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन Sin omega. ओमेगा टी। अब करंट की इक्वेशन क्या आई थी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई नॉट माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है,
तो सबसे पहला पंगा क्या रहेगा कि t इक्वल्स टू 0 पे बताओ, t इक्वल्स टू 0 जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे ये बताओ बेटा कि साइन वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी t इक्वल्स टू 0 पे? 0 0 0 क्योंकि t 0 जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, हेलो हाँ जी, B03 की आज है ना क्लास, तो आज हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो जाएगा। पावर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसके बाद आपको कराना, पावर करा देना, कटिंग ऑफ लेंस करा देना एंड मिररिंग अ सिंगल सरफेस ऑफ लेंस, वो बच जाएगा। हाँ मतलब वो ऐसा फजी सा है, मतलब कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है, बट हाँ वो आप वो हटा सकते हो, बट थोड़ा बहुत ना उसमें देख लो कि कितना कराना है, अगर वो टफ लग रहा है तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज उससे क्वेश्चंस आजकल आते नहीं है। हाँ। उसको मत करना बट आप ना, क्योंकि अभी 2 ही दिन बचे हुए हैं, तो उसको अगर करो भी तो सेपरेट सेगमेंट रखना उसका। चलिए तो हाँ जी, मनीषा मैम का बोल, ठीक है। अब सुनो भाई, तो आपने इक्वेशन लिखवा दिया करंट का, अब t इक्वल्स टू 0 पर वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी? जैसे आप t इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 0 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0। तो पहले वोल्टेज को रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ मार्क भी कर देते हैं, वोल्टेज हम रेड से कर रहे हैं और करंट को हम ब्लू से करेंगे, ठीक है। तो अब देखो t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज 0, वोल्टेज मैक्सिमम कब रहेगी? जब साइन आपका क्या हो जाए? साइन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 90 पाई/2। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5/2. पाई/2। तो यहाँ पर पाई/2 अगर मैं लिख दूं, टी इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा टी भी 0 था, तो मैंने ओमेगा टी 0 लिख लिया। अब ओमेगा टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पाई/2, ठीक है। तो टी इक्वल्स ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2, तो इस पे 0 और यहाँ पर मैक्सिमम, फिर दोबारा 0 कब आएगी? पाई पे, फिर 3 पाई/2 पे मिनिमम, और फिर ऐसे जाके आपको थोड़ा सा मिटा के दोबारा कर लेते हैं इसको, थोड़ा एक्सिस बढ़ा लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका ओमेगा टी, फिर उसके बाद 2 पाई पे, ठीक है। तो Yes, ये sir. आपका प्लॉट ऐसा बन जाएगा, ये गया मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, और फिर 0। तो एक साइकिल पूरा हो गया, 0 से चले फिर वापस 0 पर आ गए, ठीक है। तो 0 to 2 पाई आपका आ गया, ठीक है जी। अब देखो, अब करंट के लिए देखो, करंट की वैल्यू 0 पे कितनी है? t इक्वल्स टू 0 पे करंट Minimum मिनिमम बोले तो minus I know. साइन माइनस पाई/2 क्या होता है? माइनस साइन होता माइनस साइन, तो माइनस साइन बोले तो कितना? माइनस आई नोट, है। Yes, sir. Minus I know. ठीक है, माइनस आई नोट कर देंगे। बदबू आ रही है, पता नहीं कोई क्या लेके जा रहा है बाहर से। हाँ, तो यहाँ पर माइनस आई नोट, उसके बाद पाई/2 पे 0. जीरो ओमेगा टी पाई/2 हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस पाई/2
0 साइन 0, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू इधर आएगी। फिर पाई पे मैक्सिमम आई नो 3 पाई बाई 2 पे 0 2 पाई पे माइनस आई नो फिर से माइनस, है ना। मिनिमम से चले मैक्सिमम गए फिर मिनिमम, तो आप प्लॉट करोगे ऐसा। एक साइकिल करंट का भी ड्रॉ हो गया, मिनिमम से चले फिर 0 गए, मैक्सिमम 0 फिर मिनिमम। तो क्या ये हमने ड्रॉ कर लिया फेज डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट? यस सर। हो गया, साइकिल ड्रॉ हो गया ना भाई। देखो करंट मिनिमम था और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 पाई बाई 2। मतलब कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में एंगल देखोगे इनके अंदर, तो आपको पाई बाई 2 ही दिखाई देगा। जब मिनिमम वोल्टेज था तो करंट मिनिमम कितने एंगल बाद हुआ? पाई बाई 2। जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट उसके कितने एंगल बाद मैक्सिमम हुआ? पाई बाई 2 एंगल के बाद। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 का। लीड कौन कर रहा है बेटा? वोल्टेज जो पहले मैक्सिमम होगा, कौन हो रहा है पहले मैक्सिमम? वोल्टेज। वोल्टेज आपकी मैक्सिमम होगी पाई बाई 2 एंगल पर ही, और करंट जाके मैक्सिमम हो रहा है पाई एंगल पे। तो लीड कर रहा है वोल्टेज और करंट कर रहा है लैग। तो हमारा ये हो गया फेज डायग्राम। देखो अब आपने खुद ड्रॉ किया है, अब आप भूलना मत इसको, ठीक है। ड्रॉ करो, कहाँ से देख के करोगे? जहाँ पे मैंने इधर ड्रॉ कर रखा है, ये लो, कर लो ड्रॉ। पाई बाई 2 बोले तो 1/4 ऑफ द साइकिल, है ना। कंप्लीट साइकिल 2 पाई का होता है, पाई बाई 2 कितना होगा? 1/4 ऑफ द साइकिल। जैसे ही ड्रॉ कर लोगे थम्स अप देना मुझे, ताकि we can proceed further। ठीक है, चलिए ये बता दिया मैंने आपका कि वोल्टेज फेजर विल लीड द करंट फेजर बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। चलो ये सब हो गया जी, ये सब हो गया, सब हो गया। अब पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, पावर क्या होगा एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इंटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट इंटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा करंट इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, ये वोल्टेज था। दोनों मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमें मिला माइनस आई एम वी एम कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। इसी को साइन 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि टू साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ऐसे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू माइनस आई एम वी एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला लिख लो एक बार इंस्टेंटेनियस पावर का आप लोग। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या है? माइनस आई एम वी एम बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। पावर is equal to maximum value of current into maximum value of voltage divided by 2 into sine of 2 omega t. So PL is equal to, this is instantaneous power in a purely inductive circuit, इसलिए L लिखा हुआ है ना PL। अगर एवरेज पावर लिखेंगे इंडक्टिव सर्किट में तो ऐसे लिख देंगे PL और उस पर एक बार, बार नहीं लगा मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? इंस्टेंटेनियस पावर की। तो माइनस आई एम वी एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है जी। अब एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल निकालना है, तो एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? इसको एवरेज कर लेंगे। एवरेज करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें लेना होता है। इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी या फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई क्या होता है बेटा?
जी 0 है ना। Zero. 0 to 2 पाई क्या होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा का, कंप्लीट साइकिल। ये थीटा हो गया। साइन Complete थीटा circle. अपन प्लॉट करेंगे मान लो, तो ये कंप्लीट, अरे यार क्या हो गया, मेरी चित्रकारी खराब क्यों हो रही है। साइन अच्छा बनता है ना मेरा, देखो साइन थीटा कितना परफेक्ट बनता है। तो फ्री हैंड से ड्रॉ किया है ऐसे, देख लो बेहतरीन है ना। चलो तो देखो फर्स्ट हाफ साइकिल यानी 0 से पाई, 0 टू पाई क्या है बेटा, पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई क्या है, नेगेटिव। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा इंटीग्रेटेड ओवर 0 to 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो क्या होगा, हम पतले पतले डी थीटा की स्ट्रिप्स लेंगे और उन स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर लेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेंगे, ऐसे ऐसे एक स्ट्रिप ले लिया, इसका विड्थ है डी थीटा और हाइट जो भी है, हाइट आपकी साइन थीटा है ना। हाइट कितनी होगी, हाइट विल बी द फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, तो दिस इज साइन थीटा और डी थीटा इसकी विड्थ है, तो एरिया का होगा विड्थ इंटू हाइट यानी कि साइन थीटा इंटू डी थीटा। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि ऐसी सभी की सभी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करते चले जाओ, तो क्या होगा बेटा कि आप जब ऐड करोगे तो कुछ एरिया आएगा जो पॉजिटिव आएगा यानी ये वाला, और कुछ एरिया आएगा नेगेटिव। क्या तुम्हें सिमेट्री ऑफ द सिस्टम से ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया विल बी इक्वल? Yes, sir. तो Yes, एक sir. एरिया एक नेगेटिव एरिया बराबर मैग्नीट्यूड ऐड अप होके क्या आएगा, 0। 0. तो जिनको शंका समाधान था कि सर ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। दिस इज नथिंग साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, ये क्या है बेटा, कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, समेशन सबको जोड़ दो, तो ये इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जब मैं तुम्हारी जैसा था ना, मुझे भाई बड़ी दिक्कत आई थी, मैं तो ये सोचता था कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि 10वीं तक के मैथ से कुछ हो नहीं पा रहा है, इंटीग्रेशन पढ़े ही क्यों, ऐसा लग रहा था। मैं तो विद्रोह कर दिया था कि या तो मुझे बताओ कि क्यों पढ़ना है, नहीं तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। फिर मैंने अच्छा खुद से पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा कि अरे वाह जरूरत है इसकी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपको पता है साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन थीटा तो 0 आ गया, तो एवरेज पावर क्या आ गया फॉर द कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल। देखो इसको कैपिटल पी लिख दिया बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। Zero. Zero. और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है बेस्ड अपॉन द पावर इन एन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वो देखते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख रखा है जो ऊपर था, और क्वेश्चन पढ़ो और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, देन आप लोग फाइंड आउट करोगे। करो क्वेश्चन। If an inductor of 10 Henry is connected across the voltage source of V is equal to Vm sin omega t, तो अब तक तो कुछ गलत हुआ नहीं है, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट की जरूरत ना भी हो तब भी हल्का सा रफ सर्किट बना लिया करो ताकि कोई गलती के चांस ना बचे, ठीक है। इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या दे रखा है, L इज इक्वल टू 10 हेनरी, वोल्टेज क्या दे रखा है, V नॉट Vm sin ओमेगा टी। अब बात आगे करते हैं, फाइंड द एवरेज पावर इन t/4 सेकेंड्स। तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज पावर 0 होता है, बट t/4, t इज द टाइम पीरियड, तो 1/4 ऑफ द साइकिल के लिए कितना होगा ये पूछ रहा है। व्हाट विल बी द एवरेज पावर फॉर 1/4 ऑफ द साइकिल, फाइंड आउट करना है अपने को। व्हाट विल बी द एवरेज पावर फॉर 1/4 ऑफ द साइकिल। तो वहां पे इंटीग्रेशन क्या क्या किया था, देखो यहाँ इंटीग्रेशन किया था 0 to t, अब क्या करेंगे 0 to t/4 इंटीग्रेशन कर देंगे, और टाइम कितना लेंगे डिनोमिनेटर में, पहले कैपिटल टी लेते थे, यहाँ पे टाइम लेंगे अपन t/4। तो जो ये फॉर्मूला है कि इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dt बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to t/4, और नीचे डिवाइड कर दो टोटल टाइम
टोटल टाइम बिटवीन 0 to t/4, तो 0 से t/4 टोटल टाइम कितना होगा, t/4 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू इंटीग्रेट इंस्टेंटेनियस पावर बिटवीन टाइम लिमिट्स 0 to t/4 एंड डिवाइड इट बाय t/4। एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उसको रखो ei की जगह और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू t/4। थोड़ा हिंट दूं आपको बेटा, देखो Vm Im ये तो मैक्सिमम वैल्यूज है, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको खाली इंटीग्रेशन करना है sin 2 ओमेगा टी का फ्रॉम 0 to t/4। ठीक है, पहले हमने sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया था 0 to t, तो आपका 0 आ गया था, बट अभी 0 to t/4 करना है, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू। ठीक है, तो इसका इसका एक अगला स्टेप में लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस Vm Im बाय 2t/4। तो ठीक है, ये आपका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/4 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से 2 और 4 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 2 से 2, ये 2 t/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये अगला स्टेप है, आ जाएगा -2 Vm Im डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/4 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी dt। यानी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी dt आपको कैलकुलेट करना है। करो। बेटा वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, ये बताओ पहले। आंसर दिया ना आपने, उसके हिसाब से थोड़ा सोचो, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। नेगेटिव। सर पॉजिटिव। यार एक बात बताओ, देखो जो साइन थीटा को प्लॉट करते हैं, तो 0 to π/2 में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? पॉजिटिव। तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव आएगी। साइन पहले ही लगा हुआ है, तो नेगेटिव आनी चाहिए। जो पॉजिटिव आंसर आया ना, उनके लिए बता रहा हूँ।
कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस का साइन माइनस साइन, ठीक है। अपने पास माइनस का एक ऑलरेडी साइन है, इस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ। माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह 2 ओमेगा टी है, तो cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी। वो कर लो कि सॉल्व हो जाएगा। फिर वैल्यूज रख दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। करो आगे, जिनसे नहीं हो रहा उनको हिंट दिया है, जो कर रहे हैं करते रहो। 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, करो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन की थोड़ी सी। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना। फाइनल आंसर लिख दूं मैं? अगर ये आ जाए तो हैंड रेज कर लेना, नहीं आए तो भी, कुछ और भी आए तो भी कर लेना, ठीक है। इसका फाइनल आंसर रहेगा P विल बी इक्वल्स टू माइनस VMIM बाई पाई, ये आएगा। तुलसी आ गया आपका बेटा? यस सर। ठीक है, शाबाश। बाकी सब लोग भी करो। अब कुछ नहीं बचा बेटा इसमें, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस साइन 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन आएगा कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन विल बी नथिंग बट कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और लिमिट्स डाल दो 0 टू t/4। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। सर सर इस आंसर में तो आपने एल की हाँ। वैल्यू यूज ही नहीं करी, वो 10H। कोई बात नहीं, सर करनी चाहिए ना, IM दिया ही नहीं है कहीं, तो LH के उस L की फॉर्म में करो ना आंसर, ऐसा नहीं है। एल की फॉर्म में निकाल लो, क्या दिक्कत है? अगर आई नहीं दे रखा तो आई को लिख लो उसके फॉर्म में, ओमेगा एल लिख दो उसके अंदर। जैसे उसके फिर ओमेगा भी तो नहीं पता बेटा वैसे निकाल लो, कोई लेकिन दिक्कत सर नहीं ओमेगा दिया भी तो है, 2π/t लिख देंगे ना, ओमेगा तो कट जाएगा। वो लिख के वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो कर लो। उसके बाद आई एम की जगह क्या लिखोगे? आई एम की जगह तो लिखोगे ना करंट मैक्सिमम की जगह, आई एम विल बी नथिंग बट VM बाय ओमेगा ओमेगा एल। हाँ बस वो कर लो। ओमेगा एल इज गिवन, तो ओमेगा को ओमेगा लिख लो, ओमेगा को भी फिर 2π/t लिख सकते हो, तो t ऊपर आ जाएगा और नीचे एल कर दो। ऐसा करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो, वैसे भी आ जाएगा, फिर कर लो। वो तो फाइनल स्टेप है, पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे अपन, एवरेज पावर आ गया फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षांत अगर आप कर रहे हो तो मेरे को वो भी बता देना, फिर पावर का जो फाइनल आएगा ना VM और T के टर्म्स में, वो भी बता दो क्या आ रहा है। आई थिंक माइनस VM² T/2π², 20π² आ जाएगा ना, माइनस VM² T/20π²। चलो सोल्यूशन देखते हैं बेटा, ठीक है। हो गया, बहुत हाथ पैर मार लिया आपने। अब देखो मैं क्या बोल रहा था आपको, कि हमने क्या किया, ये लिख लिया माइनस, इस माइनस को लेके जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t by 4 माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी dt। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी बेटा, दिस विल बी इक्वल टू कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी। तो डी बाई डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी क्या आएगा, 2 ओमेगा, और लिमिट्स कहाँ से क्या रखेंगे, 0 टू टी बाई ये आ जाएगा। ठीक है, ये करो और फिर आपका इधर देखो ऐसा आ जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 ओमेगा नीचे आ गया और कोस 2 ओमेगा टी 0 टू टी बाई 4। अब इसमें अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा यहाँ से ये आ जाएगा, ये अपर लिमिट टी बाई 4 थी तो 2 ओमेगा टी था। ठीक है, 2 ओमेगा टी, तो स्मॉल टी इज टी बाई 4 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1/4 ऑफ द साइकिल। और t इक्वल्स टू 0 में ओमेगा टी की वैल्यू 0, कोस 0 1 आ गया और इधर से t बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई बाई टी को, ओमेगा को 2 पाई बाई टी रख लिया, t बाई 4 एज इट इज रख लिया और ये 2 एज इट इज जो था वो वहीं के वहीं। इनको फर्दर सोल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, सब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी एम आई एम बाई पाई। मैच कर लो अब अपने आंसर यहाँ से, जहाँ अटके हुए हो वहां से सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके बाद जैसे अभी बोल रहे थे, दीक्षांत बोल रहे थे कि सर यहाँ पे आपको एल की वैल्यू 10 हेनरी दे रखी है, तो वहां उसको कैसे यूज करोगे फिर, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू वी एम बाई एक्सएल होगा। ठीक है, यानी कि वी एम बाई ओमेगा एल, ओमेगा को 2 पाई बाई टी रख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपना वी एम इंटू टी बाई 2 पाई इंटू एल। ठीक है, ये आपका आई एम आ जाएगा। तो फिर आई एम की वैल्यू अगर इसमें पावर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, P विल बी इक्वल्स टू माइनस वी एम स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर इंटू एल, एल आपका 10 है तो 20 पाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आपका 20 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। और जनरल सॉल्यूशन की बात करें फॉर एनी टाइम पीरियड टी, तो आपका ये आएगा 1/4 ऑफ द साइकिल माइनस वी एम आई एम बाई पाई। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको समझ आया तो थम्स अप, तो आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा एक कंसेप्ट और बता देते हैं आपको। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है आप लोगों को, कर क्या रहे हैं हम लोग? यस सर। सर कभी खो मत जाना, ऐसे मत सोचना यार क्या हो जा रहा है क्या हो जा रहा है क्या हो, ऐसे टेंशन नहीं लेंगे। कभी कभी इक्वेशंस में हम खो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि नॉर्मल सर्किट है हमारा, उस पर एसी सोर्स लगा रहे हैं, एसी सोर्स की वजह से सब कुछ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बस इसलिए उसको स्टडी कर रहा है, इसलिए करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, बिकॉज वो टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, वोल्टेज भी टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, इसलिए बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइसेस इन द सर्किट आपका इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बस रजिस्टर में दोनों साथ साथ चल रहे थे तो पंगा ही नहीं था, इनमें थोड़ा डिफरेंस आ गया तो पाई बाई 2 का डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अब एक चीज और देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। क्या होगा जब इंडक्टर सर्किट में जोड़ा जाएगा, when the circuit is connected, when the inductor is connected in the circuit, तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा सर्किट में कि जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कुछ पार्ट ऑफ द साइकिल के लिए इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज होगा, मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, फिर जब वोल्टेज डिप करना स्टार्ट करेगा सर्किट में तो इंडक्टर डीमैग्नेटाइज होगा और पावर जो एनर्जी स्टोर की थी उसने मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो वापस लौटा देगा पावर सोर्स को। फिर से पावर सोर्स अब जब इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो फिर वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब पावर सोर्स डिप करेगा तो फिर डीमैग्नेटाइज होगा, इसलिए इनके बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में गैप आता है। अब देखो यहाँ देखते हैं हम ये पॉइंट्स, यहाँ पे देखो बच्चे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ऐसे 4 टुकड़ों में हम तोड़ेंगे साइकिल को। ठीक है, ये आपका वही है करंट एंड वोल्टेज ग्राफ, फेज डायग्राम है, देखो ध्यान से देखोगे वोल्टेज एंड करंट का फेज डायग्राम। अब हमें पता है पावर क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इंस्टेंटेनियस करंट इनटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यही तो डिफाइन किया था देखो ऊपर यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट इनटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है,
यही वैल्यू हम वहां पे यूज करेंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय द या पावर रिटर्न्ड, पावर इन द सर्किट बेसिकली, कि क्या पावर कंज्यूम कर रहा है या पावर लौटा रहा है ना। तो इंडक्टर में फर्स्ट 0 to 1 यानी कि 0 to π/2 एंगल तक क्या हो रहा है, 0 से π/2 तक हो रहा है कि वोल्टेज आपका मैक्सिमम था, करंट मिनिमम था 0 पे, फिर वोल्टेज डिप करना स्टार्ट हुआ और करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो इस ड्यूरेशन में V और I का जो प्रोडक्ट है वो आपको ऐसा कर्व दिखाई देगा, कैसा, ऐसा, ठीक है, दिस इज ये। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, ओमेगा टी, है ना। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो जो, अगर आप या तो ओमेगा टी ले लो या सिर्फ टाइम ले लो, इसको टाइम भी मान सकते हो, टाइम के साथ भी वोल्टेज और करंट का प्लॉट ऐसा ही आएगा, बिकॉज ओमेगा इज ए कांस्टेंट, बस ये स्केल अप या स्केल डाउन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम का इंडिकेटर है, यानी थीटा इज आल्सो इंडिकेटर ऑफ टाइम, ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम जब हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एनर्जी, एनर्जी या वर्क डन, ठीक है, पावर इनटू टाइम, एनर्जी या वर्क डन। तो 0 to π/2 जब हमारा जा रहा है, यानी 1/4 ऑफ द फर्स्ट 1/4 पार्ट ऑफ द साइकिल, तो पावर इज बीइंग सप्लाइड टू द इंडक्टर। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है कि इंडक्टर पर पावर सप्लाई की जा रही है बाय द पावर सोर्स। तो पावर सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इंडक्टर को, और इंडक्टर क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट मैग्नेटाइज हो जा रहा है। देखो इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो फर्स्ट 1/4 यानी 0 to π/2 में पावर या एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द इंडक्टर एंड इंडक्टर इज बीइंग चार्ज्ड, तो इंडक्टर चार्ज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप π/2 पे आए तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है इंडक्टर का। फिर क्या होगा, π/2 से पाई, π/2 से पाई में क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव हो गया, करंट आपका पॉजिटिव है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, पावर का साइन नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, एनर्जी इज बीइंग रिटर्न्ड टू द सोर्स। अब क्या हो रहा है, इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो रहा है और जो मैग्नेटिक एनर्जी उसने स्टोर की थी वो एनर्जी को वापस भेज दे रहा है किसमें, पावर सोर्स में या फिर वोल्टेज सोर्स में, पोटेंशियल सोर्स में। जो बैटरी या जो पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ है, पोटेंशियल का सोर्स लगा हुआ है, एसी पावर सोर्स लगा है, उस एसी पावर सोर्स में एनर्जी को वापस लौटा दे रहा है इंडक्टर π/2 से पाई के बीच में। π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव पावर आ रहा है, मतलब इंडक्टर इज बीइंग डीमैग्नेटाइज्ड, और इस डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से एनर्जी इज बीइंग रिटर्न्ड बैक टू द सोर्स, ठीक। फिर थर्ड केस देखो, थर्ड खुद बताओ आप, थर्ड में क्या हो रहा है, करंट, वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, और करंट, करंट भी नेगेटिव। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस सर। देखो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव नहीं हो गए फेज डायग्राम में, करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जब पावर पॉजिटिव है इसका मतलब अगेन फिर से एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द इंडक्टर, इंडक्टर को फिर से एनर्जी दी जा रही है। अब इंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ से इधर हो रहा था, इन मैग्नेटाइजेशन का डिफरेंस देखो, एक तो यहाँ ऑब्जर्व करो आप अच्छे से, फिर जो पहले मैग्नेटाइजेशन हुआ था उसको दिखाते हैं। इसमें फील्ड का डायरेक्शन ये है और इधर फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि जो 0 से 1 में जिधर मैग्नेटाइजेशन हुआ था, 2 से 3 में उससे अपोजिट सेंस का मैग्नेटाइजेशन होगा। और फिर आप 3 to 4 में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फिर से क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव का मतलब नाउ अगेन द एनर्जी इज बीइंग रिटर्न्ड टू द सोर्स, तो फिर से डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। यानी वन कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर 2 बार मैग्नेटाइज होगा और 2 बार डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। जब एनर्जी सप्लाई की जाएगी इंडक्टर को तो वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेगा, पोटेंशियल नहीं बोलेंगे बट मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जब इंडक्टर डीमैग्नेटाइज होगा तो क्या करेगा, उस स्टोर्ड एनर्जी को वापस पावर सोर्स में लौटा देगा, ठीक है। तो नेट पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल कितना आया था हमारा, कंप्लीट साइकिल से हमने 0। तो पावर कंजम्पशन फॉर अ प्योर इंडक्टर सर्किट इन ए कंप्लीट साइकिल इज 0। तो इसी को बोलते हैं, जो आपने देखा ना यहाँ पे पावर का और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का,
ये है आपका मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। जब इंडक्टर चार्ज या मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होगा तो आपको ऐसा आपको पावर का और एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, कुछ डिफरेंस नहीं है। पावर पॉजिटिव का मतलब एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द इंडक्टर, इंडक्टर को जब एनर्जी दी जाएगी तो वो मैग्नेटाइज होगा। जब पावर नेगेटिव होगी तो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा इंडक्टर का और एनर्जी वापस लौटा दी जा रही होगी सोर्स में। ठीक है, तो ये आपको मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स में 2 बार डीमैग्नेटाइजेशन, 2 बार मैग्नेटाइजेशन। जब पावर पॉजिटिव होगा तो क्या हो रहा होगा, मैग्नेटाइजेशन की डीमैग्नेटाइजेशन, बताओ। जब पावर पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन, और जब पावर नेगेटिव आएगा इंस्टेंटेनियस पावर तो उस समय क्या हो रहा होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में कितने बार मैग्नेटाइजेशन होगा, 2 बार। और कितने बार डीमैग्नेटाइजेशन होगा, 2 बार। टोटल नेट पावर, एवरेज पावर फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0 समझ आ गया भाई तुम्हें। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन और करेंगे फिर आपको छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L 5 हेनरी इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो बेटा, पीक एंड RMS वोल्टेजेस, पीक एंड RMS करंट्स। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स के लिए V दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, पीक RMS, पीक एंड RMS वोल्टेजेस, पीक एंड RMS करंट्स करो। तो ये वोल्टेज सोर्स क्या AC सोर्स है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। क्योंकि टाइम वेरिंग है ना, Yes, sir. तो इधरली है। अब ये बताओ, प्योर इंडक्टिव सर्किट में लीड कौन करता था बेटा, वोल्टेज। वोल्टेज। क्या आप इस इक्वेशन को देख के करंट का इक्वेशन लिख सकते हो, यस सर। यस सर भाई यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय ओमेगा टी प्लस समथिंग हो सकता था ना। तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस फेज क्या है यहाँ पर, 10t प्लस पाई बाय 6। करंट का Yes, sir. इंस्टेंटेनियस फेज निकाल लो, करंट का इंस्टेंटेनियस फेज निकाल लो, क्या आएगा, 10t प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, क्योंकि करंट पाई बाय 2 पीछे रहेगा तो वहां से आपका अंदर वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 10 दे रखा है। 10. तो क्या ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, यस सर Yes, sir. वैसे जरूरत भी नहीं, आप क्या निकाल, यस ओमेगा अपने को क्या निकालना है, अपने को पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। कैसे निकलेगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। L. अब सफिशिएंट इंट मिल चुका है, करो फटाफट से। सर हो गया। हो गया शाबाश, जिनको आ रहा है वो इतना ही टाइम लगना था इस क्वेश्चन में। इंडक्टिव रिएक्टेंस सबसे पहला स्टेप है, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं बेटा, कितने गई हमारी इक्वेशन, ये रही। तो VT यानी कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कौन सा फंक्शन जी, 10 साइन 10t प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब यहां पर देखो, जिनको समझ नहीं आया वो ध्यान से सुन लो बेटा। दिस 10t प्लस पाई बाय 6 इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस फेज। इतना ना करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा भी सॉल्व कर सकता हूं, बट आपके लिए बता रहा हूं मैं कि ये ऐसा ऐसा है। ये क्या है, V नोट है, ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो V नोट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा, तो VM की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, RMS निकालेंगे, RMS कितनी आएगी, 10/√2 यानी कि 7.07 वोल्ट्स, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में ओमेगा क्या दिया है, दिस 10 इज ओमेगा, ओमेगा टी होता है, तो 10 इंडक्टिव रिएक्टेंस 5 है, तो कितना आ गया 50 ओम्स। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट IM कितना होता है, VM बाय XL। VM अभी आपने बताया कि 10 है, XL 50 है, तो कितना आ गया करंट, 0.2 एम्पियर्स। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. 0.2, और RMS वैल्यू कितनी होगी, IRMS
पी आर एम एस अपन में Im by रूट 2, तो 0.2 डिवाइडेड बाय रूट 2 एम्पियर्स। देख लो क्या हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो खाली आपको इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए था। अब मुझे इक्वेशन बता दो करंट की, बाकी ये तो हो गया। करंट की इक्वेशन और बता दो, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर करंट इन द सर्किट। आई एज ए फंक्शन ऑफ टी बता दो। सर 0.2 साइन 10t माइनस 2π/6। पाई बाय 6 माइनस, देखो वोल्टेज का कितना था ये था, और करंट का क्या होगा इससे पाई बाय 2 कम, तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 खाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 क्या आएगा, नेगेटिव का कुछ आएगा, क्या आ रहा है -π/3 -π/3 पाई बाय 3। यस सर। यस Yes, सर तो sir. ये करंट की इक्वेशन होगी जहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.2 साइन 10t माइनस पाई बाय 3। अब बताओ इसमें कुछ टफ है क्या? इस चैप्टर में देखने को ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, साइन वाइन आ गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ है इसमें? नो सर। नहीं है, नहीं है। एलसीआर सर्किट और आएगा जो बार बार रिपीट होता है, उसमें तो और भी आसान है। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल दो, है ना, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट निकाल दो, ये सब पूछता रहता है फर्जी फर्जी चीजें। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन करने के साथ ही अब हमारा ये जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है जो आपके लिए आज मैं लेके आया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड सर्किट बच गया, वो बताओ कौन सा बचा है बेटा? एलसीआर Purely capacitor. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव पढ़ोगे फिर एलसीआर पढ़ लोगे। ठीक है, एलसीआर, बस ये दो चीजें बच गई एसी में। उसके बाद पावर फैक्टर पढ़ना और उसके बाद एसी ट्रांसफार्मर पढ़ना, ये 2-3 चीजें बची हैं। उसके बाद चैप्टर खल्लास खत्म। ठीक है, इतना ही है, इतने से हो जाएगा। क्वेश्चन करो इसके बाद, इतना पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू करो। ठीक है, इतना जेन्युइनली बताना 2 क्लासों में जितना पढ़ा कितने बच्चों को समझ आया, हैंड रेज करके बताओ कि समझ जिनको आया। तो काफी बच्चों को समझ आ गया है। अब जिनको नहीं आया वो इन नोट्स को रिवाइज करना, कुछ पार्ट अगर